मॉर्निंग क्लास। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट हम लोग क्लास ली थी, उसमें हम लोगों ने दो टाइप के क्रॉप्स के बारे में बात की थी। एक खरीफ क्रॉप के बारे में बात की थी हमने, और दूसरा रबी क्रॉप के बारे में बात की थी। इसमें क्या, ये आपका कौन सीजन में था? रेनी सीजन में था, यानी बारिश के महीने में, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक। और ये होता है आपका नवंबर से लेकर, यानी कि विंटर सीजन डाल दो इसमें, विंटर सीजन नवंबर से लेकर अप्रैल तक के बीच में। तो ये तो मेनली क्रॉप है जो इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे आज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, एग्रीकल्चर बेसिकली कैसे की जाती है। तो हम लोग आज पूरा कैसे हम लोग इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक कैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, पूरी डिटेल में आपको क्लियर करूंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल प्रिपरेशन की। अब एग्रीकल्चर किसके लिए, किसके ऊपर होता है? सॉइल के ऊपर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके हमारे पास आता है सॉइल। तो सॉइल के लिए अभी बेसिकली क्या है, देखिए जब से हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया 1967 के बाद में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में क्या है कि कुछ टेक्निक चेंज हुई है। पहले हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। ट्रेडिशनल तरीका मतलब कि वही बैलों को लिया, उसके बाद हम लोगों ने खेत में से क्या हल्का प्लो किया, अब 10 इंच का 12 इंच का प्लाव लिया, उसके बाद आपने जो लेयर बनाया, ठीक है। उसके बाद में अपने बीज जो आपके सीड्स होते हैं उसको सोइंग करना स्टार्ट कर, बीज को बोना स्टार्ट कर दिया। वो ट्रेडिशनल वे है, उसके तरह से हम क्रॉपिंग करते थे। तो हमें ईल्ड यानी कि जो प्रोडक्शन था बहुत ना के बराबर मिलता था। इतनी मतलब कंडीशन खराब थी कि 1965 से पहले इंडिया के अंदर में जो प्रोडक्शन था इतना था कि हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था देने के लिए। क्यों प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं थी उस प्रोडक्शन को आगे ईल्ड करने के लिए। लेकिन जैसे बाकी कंट्रीज में देखा जाए, पूरे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में देखा जाए, तो यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर में और यूक्रेन वगैरह में, यहाँ पे क्या होता है बहुत प्रोडक्शन के साथ टेक्निक का इस्तेमाल है। तो उसके बाद में आप ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में अपने प्रोडक्शन को हम लोगों ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया उसका हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो भी आपके फार्मर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो बेसिकली जो हमारे एग्रीकल्चर में अभी प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। जो आपकी सॉइल है, सबसे पहले जब भी आपको फार्मिंग करनी है, कोई भी आपको क्रॉप लगानी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका सॉइल का टेस्ट कराएंगे। सॉइल का टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो फार्मर्स पूरी तरह से पढ़े लिखे नहीं, इलिटरेट फार्मर्स है, तो उसमें ध्यान नहीं दें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आपको कोई क्रॉप करनी है, कोई भी सीजन में क्रॉप करनी है, सबसे पहले क्या करिए, आप सॉइल टेस्ट करिए। गवर्नमेंट इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लैब, बहुत सारी लैब्स हैं, तो आप जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएशन है वहां पर, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है 70-30 के रेशियो में, तो आप वहां से क्या उसका सॉइल का टेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अब सॉइल टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली देखिए जो सॉइल होती है उसमें हम लोग 4-5 फैक्टर अगर देखा जाए तो उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन को हम लोग टेस्ट करते हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। पोटेशियम की जो पोटेशियम है उसकी क्या है परसेंटेज कितनी है, और अदर न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए फूड को ग्रेड करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं है। तो बेसिकली सॉइल टेस्ट क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स चेक करता है। जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोगों ने ब्लड देते हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लाज्मा कितना है, ठीक है, और हमारी बॉल में हमारे सेल्स के अंदर में कितने कार्बन की क्वांटिटी है। तो वो सारी चीजें क्या होती है ब्लड टेस्ट में आती है। वैसे सॉइल पे टेस्ट होता है, हम उसमें चेक करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, हमारी जो सॉइल है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है। अगर न्यूट्रिएंट्स उसमें कम है या उसके अकॉर्डिंग कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर में डालेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के मेथड है, कन्वेंशनल और दूसरा आपका ट्रेडिशनल, सॉरी कन्वेंशनल, दूसरा टेक्निकल। तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको एड ऑन कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें जो सोइंग होती है, देखिए अब सॉइल प्रिपेयर करने का पहला वे हो गया जो साइंटिफिक वे है। सेकंड क्या होता है, प्लॉइंग करना, यानी कि जो आपने किसी फील्ड के अंदर में, आपने कोई फील्ड है, अब फील्ड के ऊपर आप डायरेक्टली जाके बीज को फेंक देंगे तो वहां पर कभी भी प्रोडक्शन नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ता है, पहले उस सॉइल को नीचे से क्या करना पड़ता है आपको, दो पार्ट से सेपरेशन करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, जब भी आप फील्ड को, जब आप उसको लेयर बनाएंगे, जैसे हम लोग फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं, लेयर बनाते हैं। लेयर बनाने का रीजन क्या है कि अंदर की जो उसके साइड से न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर निकालेंगे, और बीज के जाएंगे अंदर जाएंगे, उसके बाद में ऊपर से क्या होगी, सॉइल जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो सीड है, सीड को एटमॉस्फेयर से पहले बचाना होता है। सीड को प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, जैसे
एक लेडी है प्रेग्नेंट होती है, तो उस केसेस में क्या होता है कि अब जो चाइल्ड है वो क्या होता है, अब माँ के पेट में होता है, तो वैसे ही क्या होता है, सीड को क्या करना, हमें सन से सेव करना होता है, जो सन है सन की रे से सेव करना होता है। अगर वो सन की रे से सेव नहीं होगा तो सीड का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे आपने क्रॉप को लिया, यानी कुछ सारे सीड्स लिया और कहीं जाके डाल दिए ऐसे रैंडमली, तो वहां पर क्या होगा, कुछ बीज जो सेंसिटाइज है वो तो हो जाएंगे, लेकिन सारे बीज प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल की प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले इसमें स्टेप क्या होगा, फ्लोइंग। अब फ्लोइंग करने के बहुत सारे, फ्लोइंग कहते हैं उसको, टिल्टिंग है, टिलिंग बोलोगे तो, टिलिंग TILLING। तो अब ये सारे जो मेथड है, फ्लोइंग और टिलिंग मेथड है। अब इसे करने के दो तरीके हैं। ये तो कन्वेंशनल तरीका कि बैलों को आप लो, एक प्लो को लो, उसके बाद में उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट करो, लेयर बाय लेयर अपने खेत को, लेयर जो आपकी जो फील्ड है उसको लेयर टू लेयर डिफरेंशिएट कर दो। बट अब टेक्निकली देखा जाए तो अभी हमारे पास क्या होता है, ट्रैक्टर्स होते हैं। अब ट्रैक्टर्स में क्या होता है, अगर आपने अगर प्लाव को दिखा हुआ तो उसमें एक ही मतलब एक ही शार्प एज होता है, लेकिन अगर ट्रैक्टर को देखो तो उसमें 10 बार, अब जो ऐसे ट्रैक्टर्स आ गए इसमें 15-20 प्लाव साइज होते हैं, वो एक बार में इतना एरिया कवर कर लेते हैं कि बाकी है, तो वहां पर टाइम भी सेव बचता है। और दूसरी बात टेक्निकल, देखिए ट्रैक्टर क्या टेक्निकल है, अब उसमें काम कौन कर रहा है, ह्यूमन काम कर रहा है, तो वो इतना सफिशिएंटली उसको पुल आउट नहीं कर सकता। तो क्या है, ट्रैक्टर के थ्रू क्या हो सकता है, कोई लेयर फॉर्म में कल्टीवेट हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे मेथड है प्लॉइंग करना। प्लॉइंग करने के दोनों मेथड है आपके पास में। तो बेसिकली जो इंडिया में जो हो रहा है, मतलब इंडिया को वर्ल्ड वाइड में जो चीज चल रही है, वो ट्रैक्टर के थ्रू उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दो तरीके हैं इसमें, इसको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए, दूसरा बात प्लॉइंग और टिल्टिंग करना चाहिए। किसी तरह से, टेक्निकल तरीके से। अब बात करते हैं सोइंग। सोइंग का मतलब होता है कि आपने जो सीड्स है, यानी कि सीड्स को आपने जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में डालना, जो खेत होता है उसके अंदर सीड्स को डालना स्टार्ट करना, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए जब भी हम ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, फूड को लेके, न्यूट्रिशन को लेके। अब प्लांट को आपने सीडिंग कर दिया, ठीक है। अब सीडिंग करने के बाद में आपने उसको मैन्योर करना पड़ेगा। मैन्योर और फर्टिलाइजेशन दोनों समझाता हूँ ध्यान से एक बार में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। ये मैन्योर को बोलते हैं नेचुरल, फर्टिलाइजर बोलते हैं मैनमेड। जितनी भी आपकी नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, नेचुरल, जैसे आप गोबर से, बहुत सारे लोग जो फार्मिंग करते हैं वो क्या होता है, कैटल्स को रखते, जानवर रखते हैं, और गोबर जो उसका गोबर है उसको एक एक्स्ट्रा रहते हैं, और साल उसको एक से रखे रहते हैं। तो वो क्या होता है, टाइम के साथ में सिंथेसाइज हो जाता है। अब सिंथेसाइज होने की वजह से क्या होगा कि जो उसकी जो वो जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजर में। तो वो क्या होगा, नेचुरल हो गया, किसके थ्रू है, नेचर के थ्रू है। लेकिन अब ये जो फर्टिलाइजर का यूरिया, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, U133 हो गया, ये जगह लैब में प्रिपेयर की जाती है। ये जो मैन्योर है इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाएंगे, नेचुरल जो रिसोर्सेज में, जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो भी सॉइल को रिक्वायरमेंट होती है सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो स्पेसिफिक है, जो यील्ड को बढ़ाती है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सब क्या होता है इस फर्टिलाइजर के अंदर में मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है। इसमें क्या होता है, इसका मैक्सिमम, अब इससे क्या होगा, मैन्योर से जो आपकी यील्ड होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, एक साल में कुछ रहेगी, अगले साल में बढ़ेगी। लेकिन इससे क्या होगा, सॉइल को इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर से यील्ड एकदम तो बढ़ जाएगी, आपको 4-5 साल तक यील्ड बढ़ती चलेगी। लेकिन जो आपका सॉइल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉइजनस होता चला जाएगा। क्योंकि अब उसमें क्या हो जाएगा, यूरिया क्वांटिटी, यूरिया मतलब आपका नाइट्रोजन की, आपकी फास्फोरस की, पोटेशियम की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिस सॉइल में इनकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो सॉइल क्या हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है। तो ये दो चीज आपको बहुत डिफरेंशिएट करनी है। आपकी बुक में एक डिफरेंशिएशन चार्ट भी रखा है, उस चार्ट में 4-5 पॉइंट क्लियर कर रखें। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये नेचुरल होता है, ये मैनमेड होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स सारे ऑलरेडी होते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। तो मैन्योर आपको क्लियर हो गया और फर्टिलाइजर हो गया। अब फोर्थ स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ है इरिगेशन स्टेप। इरिगेशन में होता है जो आपने क्रॉप लगा रखी है उसको क्या प्रोवाइड करना, आपको उसको वाटर प्रोवाइड करना। अब इरिगेशन करने के बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके में जाएंगे। तो ट्रेडिशनल करके आपको पता है कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रेन है। ट्रेडिशनल वे में अगर देखोगे ट्रेडिशनल में, तो रेन आ गई, इसमें वेल आ गया, तो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वेल हो गया, ठीक है, और आपके जो कैनाल्स हो गई, ठीक है, रिवर्स हो गई। अब इनसे शुरू हम क्या होते हैं, वाटर डिपेंडेंट है, यहाँ से हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से वाटर लेते हैं।
लेकिन लेकिन अब टाइम के साथ में हर जगह तो रेन का प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह वेल्स तो खत्म ही हो रहे हैं, कैनाल से पानी नहीं बचा है, रिवर्स भी इतनी कंटिन्यूसली मूव नहीं करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पंप सेट्स लगाते हैं, ठीक है। अब पंप सेट के थ्रू करते हैं, वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जनरेटर लगाते हैं और उसके थ्रू उसको क्या करते हैं, इरिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत अच्छी टेक्निक है, हमने स्प्रिंकलर सही है, पहले मैं चेक कर लूँ जरा। स्प्रिंकलर सिस्टम, इस सिस्टम को अब देखिए इस सिस्टम में होता क्या, इस सिस्टम को ब्रीफली बात कर लेते हैं। ये आपकी सपोज करिए, ये आपका एज है, ठीक है, ये आपकी क्रॉप हो गई। इसमें क्या करते हैं, इस तरह से हर एक जगह ऐसे टिल्टिंग पंप लगा देते हैं, ये 3 टिल्टिंग पंप लगा दिए। अब होता क्या है कि यहां पर से इस पे से इस पोर्शन में से क्या होगा, वाटर निकलना स्टार्ट करेगा। इसमें क्या है, पाइप से यहाँ पे जनरेटर लगा दिया, जनरेटर के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का जनरेट हो रहा है और जनरेटर पंप के थ्रू वाटर इसमें आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें मूव कर दो। सब गार्डन में जाएंगे तो माली क्या होता है, स्प्रिंकलर लगाया था, उससे क्या होता है, बहुत सारा वाटर क्या होता है एक डायरेक्शन में मूव करता रहता है। तो इससे क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर बच जाती है, जितना वाटर की हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना ही वाटर क्या होता है, वाटर वेस्टेज नहीं होता। अब अगर आप फील्ड को भरना चाहें तो वाटर के लिए क्रॉप को तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर जब हम लोग किसी कैनाल से, किसी वेल से या किसी रिवर से वाटर लेते हैं तो वहां पे क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी उसको बल्कि उसमें क्या होता है, वन जो फील्ड होता है उससे सेकंड फील्ड में ट्रांसफर होता है। अगर आप विलेज में जाएंगे तो वहाँ एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ट्रांसफर होता है, तो वाटर क्वांटिटी क्या होता है आप स्टेबलाइज नहीं कर सकते। बट